कैफ़ी आज़मी के जीवन में कुछ एक मोहब्बतें थीं। एक उनकी वतन परस्ती, एक उनका सोशलिज़म और एक शौकत आज़मी। शौकत आज़मी बताती हैं कि वो कैफ़ी से पहले कैसे मिली। उन्हीं दिनों मैं औरंगाबाद से छोटी आपा जान से मिलने हैदराबाद आई हुई थी और उन्हीं के घर में ठहरी हुई थी, और यहीं मेरी ज़िंदगी का अहम मोड़ भी साबित हुआ। रात को मुशायरा था। मैं और मेरे बड़े भाईजान, जो उस वक़्त LLB में पढ़ रहे थे, मुशायरा सुनने के लिए गए। हम हॉल में सामने की सीटों पर बैठे हुए थे। मैंने बहुत देर तक सोचने के बाद बहुत ही खूबसूरत कपड़े पहन रखे थे। सफ़ेद कारगे का कुर्ता, सफ़ेद शलवार और बहुत ही मेहनत से रंगा हुआ दुपट्टा, पैर में सुनहरी रंग का सलीम शाही जूता। अपनी दानिस्त में मैं सब पर छा जाने की कोशिश कर रही थी। जब कैफ़ी ने पढ़ना शुरू किया तो मैं मबहूत होकर उन्हें देखने लगी। दराज कद, दुबला पतला, पुरकशिश नौजवान और आवाज़ खुदा की पनाह, इतनी घन गरज। नज़म का उन्वान था ताज। आला हज़रत के शहर में उन्हीं के ताज के खिलाफ इतनी ताकतवर नज़म। मैंने बड़े भाईजान को देखा और उन्होंने मेरी तरफ। भाईजान कहने लगे, इस उम्र में इतनी बेबाक नज़म, इन लोगों का मकसद बहुत आला है। मुशायरा ख़त्म हुआ तो लोगों का हुजूम कैफ़ी आज़मी, सरदार जाफ़री और मजरू सुल्तानपुरी की तरफ ऑटोग्राफ बुक लेकर लपका। कैफ़ी के चारों तरफ कॉलेज की लड़कियां मक्खियों की तरह जमा हो गईं। मैंने एक ताईराना नज़र कैफ़ी पर डाली और सरदार जाफ़री की तरफ मुड़ गई। उनसे ऑटोग्राफ ले लिया। फिर जब भीड़ भाड़ कम हुई तो मैंने एक अदा से, काफ़ी खुद एतमादी के साथ, अपना ऑटोग्राफ बुक कैफ़ी की तरफ बढ़ा दिया। कैफ़ी ने इतने हजूम में भी कनखियों से मुझे सरदार जाफ़री की तरफ जाते हुए देख लिया था। मेरी ऑटोग्राफ बुक में उन्होंने एक शेर लिख दिया जो कि कुछ खास नहीं था, जबकि ज़ाकिया, मेरी दोस्त, और अख्तर बाई की छोटी बहन की ऑटोग्राफ बुक पर एक निहायत अच्छा शेर लिखा था। ज़ाकिया तो बहुत खुश हो गई, लेकिन मैं जलकर कोयला हो गई। जब हम वापस आ रहे थे तो घर की सीढ़ियाँ चढ़ते हुए मैं कैफ़ी के साथ चलने लगी। मैंने नाराज़गी से पूछा, आपने इतना ख़राब शेर मेरे ऑटोग्राफ बुक पर क्यों लिखा? तो कैफ़ी शरारत से मुस्कुराए और कहा, आपने पहले जाफ़री साहब से ऑटोग्राफ क्यों लिया? मैं खिलखिलाकर हंस पड़ी और मेरा गुस्सा रफू चक्कर हो गया। फिर खाने की मेज़ पे जब कैफ़ी को पता चला कि शौकत की 3 महीने के बाद शादी तय है तो उनका चेहरा एकदम उतर गया। हम उठकर खाना खाने चले गए। मैंने सरदार जाफ़री से सुन रखा था कि कैफ़ी की शादी बम्बई में किसी खातून के साथ होने वाली है और वो कैफ़ी के लिए औरंगाबाद से हिमरू की शेरवानी खरीदने वाले हैं। खाना खाकर मैं और कैफ़ी भी उन्हीं सीढ़ियों पर आकर बैठ गए। कैफ़ी ने आहिस्ता आहिस्ता कहना शुरू किया, 3 महीने बाद तो आपकी शादी हो जाएगी, फिर आपको तो हम याद भी नहीं रहेंगे। मैंने कहा, आप भी तो बम्बई जाकर शादी कर लेंगे। कैफ़ी ने फ़ौरन कहा, अब मैं ज़िंदगी भर शादी नहीं करूँगा। फिर मैंने उन्हें बड़ी बूढ़ियों की तरह समझाना शुरू किया कि शादी ज़रूर करनी चाहिए। शादी के बगैर ज़िंदगी अधूरी रह जाती है, इंसान मुकम्मल नहीं होता, वगैरह वगैरह। वे मेरी तरफ देखने लगे। मैं नीचे देखने लगी और चुपचाप उठकर अपने कमरे में चली गई। उस रात मुश्किल से नींद आई थी। सुबह को उठकर नहा धोकर तैयार होकर कैफ़ी के कमरे में झांका। वो नहाकर निकल गए थे। कैफ़ी की मुस्कुराती हुई आंखें मेरा पीछा करती रही। फिर ये लोग मीटिंग में चले गए। शाम को कैफ़ी सरदार बाई की तरफ ही जाकर सो गए। रात को अख्तर बाई ने सब शायरों और अदीबों को अपने घर पर दावत दे रखी थी। मैं और ज़ाकिया शाम से ही अपने बेहतरीन कपड़े पहनकर इधर उधर इतराते फिर रहे थे। शाम को मुशायरे पे सब बैठे। फिर औरत नज़म की फरमाइश होने लगी। उस ज़माने में कैफ़ी से हर मुशायरे में औरत नज़म और साहिर से ताजमहल नज़म को सुने बगैर उन्हें जाने नहीं दिया जाता था। मैंने भी इस नज़म की बहुत तारीफ़ सुन रखी थी
اور نظم سننے کے لیے بے چین تھی۔ کیفی پورے اعتماد کے ساتھ سامنے آئے، اپنے کانپتے ہاتھوں سے سگریٹ جلائی، بال پیچھے کیے اور عورت نظم شروع کی۔ اٹھ میری جان میرے ساتھ ہی چلنا ہے تجھے، قلب ماحول میں لرزان شرارے جنگ ہے آج، حوصلے وقت کے اور زست کے یک رنگ ہے آج، اب گنوں میں تپن ولولے اے سنگ ہے آج، حسن اور عشق ہم آواز و ہم آہنگ ہے آج، جس میں جلتا ہوں اسی آگ میں جلنا ہے تجھے، اٹھ میری جان میرے ساتھ ہی چلنا ہے تجھے۔ زندگی جہاد میں ہے صبر قابو میں نہیں، نبض ہستی کا لہو کانپتی آنسوں میں نہیں، اڑنے کھلنے میں ہے نکھت خام گیسو میں نہیں، جنت ایک اور ہے جو مرد کے پہلو میں نہیں، اس کی آزاد روش پر بھی مچلنا ہے تجھے، اٹھ میری جان میرے ساتھ ہی چلنا ہے تجھے۔ گوشے گوشے میں سلگتی ہے چتا تیرے لیے، فرض کا بیس بدلتی ہے قضا تیرے لیے، قہر ہے تیری ہر نرم ادا تیرے لیے، زہر ہے دنیا کی ہوا تیرے لیے، رت بدل ڈال اگر پھول نہ پھلنا ہے تجھے، اٹھ میری جان میرے ساتھ ہی چلنا ہے تجھے۔ قدر اب تک تیری تاریخ نے جانی ہی نہیں، تجھ میں شعلے بھی ہیں بس اشک فشانی ہی نہیں، تو حقیقت بھی ہے دلچسپ کہانی ہی نہیں، تیری ہستی بھی ہے ایک چیز جوانی ہی نہیں، اپنی تاریخ کا عنوان بدلنا ہے تجھے، اٹھ میری جان میرے ساتھ ہی چلنا ہے تجھے۔ توڑ کر رسم کے بت برے قدامت سے نکل، ذوف عشرت سے نکل، وہم نزاکت سے نکل، نفس کے کھینچے ہوئے حلقے ازمل سے نکل، یہ بھی ایک قید ہی ہے قید محبت سے نکل، راہ کا خار ہی کیا گل بھی کچلنا ہے تجھے، اٹھ میری جان میرے ساتھ ہی چلنا ہے تجھے۔ تو فلاطون ارسطو ہے تو زہرا پروین، تیرے قبضے میں ہے گردن تیری ٹھوکر میں زمین، ہاں اٹھا جلد اٹھا پائے مقدر سے زبین، میں بھی رکنے کا نہیں وقت بھی رکنے کا نہیں، لڑکھڑائے گی کہاں تک کہ سنبھلنا ہے تجھے، اٹھ میری جان میرے ساتھ ہی چلنا ہے تجھے۔ میں کیفی کو ایک ٹک ایسے دیکھے جا رہی تھی جیسے یہ نظم انہوں نے میرے لیے ہی کہی ہو اور میں ہی ان کے ساتھ چلنے کی حقدار ہوں۔ خوشی میرے چہرے سے پھوٹی پڑ رہی تھی۔ اس نظم کے بعد مجھے پتہ نہیں کہ لوگوں نے کتنی تالیاں بجائی، کتنی واہ واہ ہوئی۔ میں اپنی ہی دنیا میں کھو گئی تھی۔ اپنا پورا کردار میرے سامنے آ گیا، خود سر، خوددار، آزاد خیال، غلط بات کے خلاف آواز اٹھانے والی۔ کیفی کی نظم سننے کے بعد میں نے سوچا، عورت کے بارے میں اس طرح سوچنے والا شخص ہی میرا شوہر ہو سکتا ہے۔ اور اس طرح شروع ہوئی کہانی شوکت اور کیفی کی، جو زندگی کی ہر جد و جہد میں ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے رہے۔